हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज थर्ड चैप्टर की रिवीजन करेंगे जो कि है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास ट्वेल्थ। इससे पहले की दोनों वीडियोस अगर आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो दोनों वीडियोस देख लेना। कंप्लीट रिवीजन पार्ट वन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड कंप्लीट रिवीजन पार्ट टू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों वीडियोस पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास ट्वेल्थ। सो लेट स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले जो चीज निकल के आती है वो ये है कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। ऐसे सारे के सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के बाहर के हैं लेकिन हमारे बिजनेस को वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों में क्या फ़र्क है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये वो बंदे हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होते हैं, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और अगर इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेकार होगी तो हमारा बिजनेस भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर के हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल के भी नहीं है, ये हमारे बिजनेस के बाहर के हैं। जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई, या कोई नया ट्रेंड आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ये सब बाहर के जो फैक्टर्स हैं ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ लीगल चेंजेस आ गए, इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, इससे कोरोना वायरस चल रहा है, मतलब बहुत तगड़ी से, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस इसको इससे अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है कोरोना वायरस। ठीक है, हम लोग फीचर्स देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटलिटी है। ठीक है भाई, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस की मैं बात कर ही नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे। हम लोग बात करें जो बाहर के हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, और बाहर के जो भी लोग हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हो गई, ये सब चीज़ों की बात हो रही है। दूसरा आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं। जैसे कस्टमर सप्लायर्स तो हर बिजनेस में होंगे ही होंगे, तो वो हो गए स्पेसिफिक फोर्सेज। कुछ होते हैं जनरल फोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट वगैरह हो, ये ज़्यादातर इंटरवीन नहीं करती बिजनेसेस में, लेकिन कभी कभार रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे जनरल फोर्सेज के अंदर आते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, तो ये इंटर रिलेटेडनेस होते हैं हमारे बिजनेस के साथ। सारे के सारे जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं इंटर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, डायनामिक इन नेचर, जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ही तेजी से बदलता रहता है, कुछ नहीं पता होता कि आज का क्या ट्रेंड है, और आज का जो ट्रेंड है वो कल का ट्रेंड होगा भी या नहीं होगा। तो डायनामिक नेचर, इसी से निकल के आता है ये अनसर्टेन है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। आप जो चीज़ आज मान के चलो जरूरी नहीं है वो चीज़ कल होगी, पक्का नहीं है उस चीज़ को लेके। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है इसको स्टडी करना बिजनेस एनवायरनमेंट को। और रिलेटिविटी, बहुत ज़्यादा रिलेटिव रहते हैं एक दूसरे के साथ। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिस भी मैनेजर ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया ना, उसको पहला एक मूवर एडवांटेज मिल जाएगा बाकी बिजनेसेस के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, जैसे हमने देखा कि अगर मैं बात करूं ओला की, ओला से पहले अगर मैं बात करूं टैक्सी लेनी होती थी, बंदों को जगह जगह जाना पड़ता था टैक्सी के लिए। उसके बाद ओला वालों ने एक अपनी ऐप बना दी जिसमें ऐप के थ्रू ही आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, जो बंदा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेता है उसको ये चीज़ का फायदा होता है बहुत ज़्यादा। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी रेगुलर करते हो तो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, थ्रेट्स सब कुछ पता लग जाते हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, यूज़ करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके साथ कोप अप करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है जो बंदा बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लेता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर देता है ये। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये काम आता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि सर हमारे डायमेंशंस बताओ कौन कौन से होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो हमारे ये 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे बिजनेस को ये कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी की सारी टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई, मनी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अगर टैक्सेस ज़्यादा हो गए या कोई भी किसी भी चीज़ पे टैक्स ज़्यादा हो रहा है तो इससे हमारे बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा बिजनेस है, इसमें नई तरह की कोई टैक्सेशन पॉलिसीज आ गई तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमें नए नए तरह के फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है।
सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी क्या चाहती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं उस सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। अगर हम लोग जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है, और जो सारे के सारे गुड्स हम बना रहे हैं, जो हम गुड्स बना रहे हैं वो सारे के सारे ओल्ड पुराने टाइप के हैं, तो कोई भी नहीं लेगा हमारे गुड्स को, हमें नए तरह के गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है कंट्री में, क्या जो पहले स्टेट गवर्नमेंट थी वही अब स्टेट गवर्नमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं। लीगल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत है लाइसेंस की आपको, तो वहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आप लोग कोई गलत काम नहीं कर सकते बिजनेस में। अगर कोई गलत काम करोगे तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है भाई। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया की अगर मैं बात करूं कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, 1991 में हमें बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे इंडिया में, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं। पैसों की बहुत तंगी हो गई थी, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन वगैरह हो गया था। तो उसको देख के नई पॉलिसीज़ निकाली, एलपीजी, एलपीजी पॉलिसी निकाली। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है, देन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। Liberalization, the economic reforms that were introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions. Liberalization का मतलब है फ्रीडम दे देना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से, अननेसेसरी कंट्रोल से गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को फ्रीडम दे दी कि आप लोगों को काफ़ी सारी फ्रीडम्स हम लोग दे रहे हैं। दे सिग्नल द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज, लिबरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू। ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंसिंग काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने मना कर दिया कि बहुत सारे बिजनेसेस में आपको लाइसेंस की नीड नहीं होगी। इससे क्या होगा, बिजनेसेस प्रमोट होंगे और इकोनॉमिक दोबारा बढ़ने लग जाएगी। क्या क्या चीज़ें आती हैं, अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। पहले क्या होता था, पहले आपको हर एक इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया 1991 के बाद कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में लेने की जरूरत है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल गुड्स आप लोग बेच रहे हो अगर तो। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज का स्केल क्या होगा। बड़ा बिजनेस करना है बड़ा करो, छोटा बिजनेस करना है छोटा बड़ा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी इसके ऊपर। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी गुड्स भेज सकते हो, कंट्री टू कंट्री भी भेज सकते हो, तो कहीं भी आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस, आप लोग खुद प्राइस तय कर सकते हो अपने गुड्स के। टैक्स रेट को कम कर दिया, अननेसरी कंट्रोल हटा दिए। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे ओ है, ये एक्सपोर्ट। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट, ईजियर कर दिया कि आप मेक इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। फॉरेन कैपिटल को भी ईजिली अट्रैक्ट करने को बोल दिया कि आप लोग फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हो, आप लोग अपने बिजनेस में बाहर की कंपनी से भी पैसा इन्वेस्ट करा सकते हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने फर्म्स, अपने अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, जो कि 1991 के बाद हुआ था। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द पब्लिक, टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। This was a reversal of the development strategy pursued so far by Indian planners. To achieve this, the government redefined the role of public sector in new industry policy of 1991, adopted the policy of planned disinvestment. Actually हुआ क्या था उस टाइम पे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जिसको हम पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो क्या, वो प्राइवेट होनी शुरू हो गई। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उन्होंने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, प्राइवेट कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है। ऐसी अंडरटेकिंग्स जिसमें 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के हैं तो हम उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और अगर 51% शेयर प्राइवेट कंपनी के किसी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री बोल देते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ग्लोबलाइजेशन मींस द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द emergence of a cohesive global economy. Till 1991, the government of India has followed a policy of strictly regulating imports
इन वैल्यूज एंड वॉल्यूम टर्म्स। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती थी, इंपोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना करना है, हर चीज़ में गवर्नमेंट अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा देती थी, टैरिफ लगा देती थी, टैक्स लगा देती थी, बहुत सारे सारे। बाद में इन सबको हटा दिया गया कि बेकार है ये सब चीज़ें, हमें कंट्री के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, दूसरी कंट्री से अपना माल बेचो और दूसरी कंट्री से सामान लो भी। इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है यार, इससे इकोनॉमी बढ़ती है। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट आया क्या आखिर। एलपीजी का जो रिजल्ट था, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। अब मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। जो इंडियन ट्रेडर्स थे और इंटरनेशनल कंपनीज थी, उनके बीच में कंपटीशन हो गया कि किसके गुड्स ज़्यादा बिकेंगे। लेकिन इससे फ़ायदा हुआ कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के भी गुड्स ले रहे हैं, इंडियन गुड्स भी ले रहे हैं, तो इससे कस्टमर्स बढ़ गए थे। और डेवलपिंग, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ा उस टाइम पे। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल्स को बढ़ाना, वर्कर्स के अंदर स्किल्स को इंप्रूव करना, किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। ह्यूमन रिसोर्स को हमने डेवलप किया। हम लोग मार्केट ओरिएंटेड बन गए। अब क्या बन गए, मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट का स्टडी करना, मार्केट में देखना कैसे बाइंग होती है गुड्स की, कैसे सेलिंग होती है, तो मार्केट ओरिएंटेड बन गए हम। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो गया, और इस चेंज की हमें नीड भी थी। ठीक है भाई, इस चेंज की हमें नीड भी थी ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाए, हमारी जो जीडीपी है वो इम्प्रूव हो जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारे बिजनेस को क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 था, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा कंप्लीट रिवीजन पार्ट 4 प्लानिंग। तो कल मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी आपको। ठीक है भाई, थैंक यू।